वो फार्मेक्स से है, वो है ड्रग्स यूज फॉर ब्रोंकियल एस्थमा। तो एस्थमा क्या है, एक बार एकदम छोटा सा बता रही हूँ। वो एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमें ब्रेथलेसनेस या काफ़ी और चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। बट स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज वो फ्री है। और मेरे और काफ़ी प्लेलिस्ट हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड MBBS के। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हाँ, सिंस मैं चाहती थी कि इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझें, इसलिए मैंने इस टॉपिक को दो वीडियोस में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज का हमारा पहला पार्ट है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सर्टेन ड्रग्स, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो अभी आज हम लोग अपना पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ड्रग्स यूज्ड इन एस्थमा शुरू करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एस्थमा क्या होता है। एस्थमा क्या है, जैसे कोई भी स्टिमुलाई है तो उसके अगेंस्ट अगर हमारा बॉडी, अगर हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है, मतलब जितना उसको रिस्पॉन्स शो करना चाहिए था उस एंटीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उससे थोड़ा ज़्यादा अगर शो करने लगता है तो इट लीड्स टू एस्थमा। तो उसका डेफिनेशन यही आता है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रेकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल। जो हमारे स्मूथ मसल्स है ट्रेकिया के लाइनिंग में, वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। जैसे कोई एंटीजन है उसके लिए अब उन लोग को कंस्ट्रक्ट होना चाहिए था ताकि उसको वो एक्सपेल कर पाए, लेकिन हाइपर रिस्पॉन्सिव हो गया तो क्या हो रहा है कि वो एक्सेस कंस्ट्रक्शन हो जा रहा है। उसकी वजह से हमारा जो ल्यूमेन है, जिससे जो ब्रीथिंग अलाउ करता है, वो कम हो जा रहा है, वो स्पेस कम हो जा रहा है। उसकी वजह से वो इंसान अच्छे से इंस्पायर नहीं कर पा रहा है, एक्सपायर नहीं कर पा रहा। उस वजह से उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है, होती है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, डिसिप्निया हो रहा है, एग्जर्शन होता है। ये सब उसको हमारे इम्यून सिस्टम के हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से होता है। उसकी वजह से और क्या क्या होता है, जो हमारा म्यूकोसल लेयर है उसमें इडिमा हो रहा है उसका। फिर मैंने बोला नैरोइंग वाली बात मैंने बताई, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्ट हो जा रहा है। फिर म्यूकस प्लगिंग हो रही है, उस एंटीजन को हटाने के लिए म्यूकस ग्लैंड्स का ओवर सिक्रीशन हो रहा है। फिर वो जो म्यूकस इंटर्न जो ओवर सिक्रीट हुआ, वो इंटर्न हमारे ट्यूब को बल्कि ब्लॉक ही कर दे रहा है, वो काम नहीं आ रहा है, वो प्लगिंग हो जा रही है। फिर देखते हैं हम लोग कि एस्थमा दो टाइप्स के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब उनको एक बाहर के एलर्जन का रिक्वायरमेंट होता है, उसके अगेंस्ट ही हमारा इम्यून सिस्टम मतलब हाइपर रिस्पॉन्सिव होता है। इंट्रिंसिक मतलब ये पहले से जेनेटिकली डिटरमाइंड भी होता है, फैमिलियल प्री डिस्पोजिशन होता है, जिसको जिन लोगों को हमेशा से बस था किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट उनको ये अटैक नहीं आता है एस्थमा का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ड्रग्स क्या यूज होते हैं एस्थमा में। तो मेनली 5 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है, वो हम लोग एक्शन के अकॉर्डिंग एक बार ब्रीफ में बताती हूँ। पहला है ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्यों यूज करेंगे, एक जस्ट ओवरलुक दे रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि एक एंटीजन के अगेंस्ट कंस्ट्रक्ट होना था बट ओवर कंस्ट्रक्ट हो गया, नैरोइंग हो गई ट्यूब की। तो अब उसको डायलेट करने के लिए हम लोग को ब्रोंको यानी कि ब्रोंकियल ट्री को डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर्स देने पड़ेंगे। अब उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन है, 3 ड्रग्स की कैटेगरी आते हैं। बीटा सिम्पैथोमिमेटिक्स, ये लोग सिंस हमारे ब्रोंकस लाइनिंग और वहाँ पर बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो उनके एक्शन को फैसिलिटेट करे, जो बीटा अगोनिस्ट हो, उनके रिसेप्टर पे जो अगोनिस्ट की तरह एक्ट करे, वो उस एक्शन में हेल्प करेंगे डायलेट करने में। तो उसमें आता है बीटा सिम्पैथोमिमेटिक्स। वो है जैसे कि हमारा मेन होता है एड्रेनलिन, बट वो हम लोग एस्थमा में यूज़ नहीं करते हैं। तो उसके बदले हम लोग यूज़ करते हैं सैल्ब्यूटामॉल, सैल्मेट्रॉल, ऐसे और भी चीज़ें जो आगे जब ये ग्रुप डिस्कस करेंगी तब बताऊंगी। फिर हमारा मिथाइल xanthines भी आता है जो कि हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर के तरह यूज़ करते हैं। उसमें कौन सा ड्रग आएगा, थियोफाइलिन। थियोफाइलिन हमारे टी, कॉफ़ी, ये सब में भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है, जो कि डाइलेशन में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा एंटी कोलिनर्जिक्स। देखिए, कोलिनर्जिक का एक्शन, कोलिनर्जिक रिसेप्टर का एक्शन होता है कंस्ट्रिक्ट करना, तो जो उसके अगेंस्ट काम करेगा वो क्या करेगा, डायलेट करने में उसको हेल्प करेगा। तो एंटी कोलिनर्जिक्स कौन से, आइप्राटोमियम ब्रोमाइड, वो भी हम लोग आगे अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्रिन क्या है, एक टाइप ऑफ मीडिएटर है। ये मीडिएटर वही इन्फ्लेमेशन या वो सब में काम आता है। तो उसके वजह से मतलब जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी एक काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन है। तो जितने भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है ल्यूकोट्रिन की वजह से, उसको एंटागोनाइज करने के लिए हम लोग जो ड्रग्स देंगे वो आएंगे ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, जो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें एक एग्जाम्पल होता है मोंटेलुकास्ट। ठीक है, फिर एक आता है हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। हम लोग को पता है कि एलर्जी के टाइम पे मास्ट सेल ही हमारा मेन काम करता है। जो हमारे एंटीबॉडीज जो एलर्जी में हेल्प आते हैं, जो कि IgE है, इम्यूनोग्लोबुलिन,
वो मास्ट सेल्स पे जाते हैं, उस पर अटैच होते हैं, उसको डीग्रैनुलेट करते हैं, उसके अंदर के जितने भी मीडिएटर्स हैं उनको रिलीज करवाते हैं। तो इट इज़ मेन जो हमारा मास्ट सेल है वही उसी के रप्चर होने से सारे मीडिएटर्स का रिलीज होता है। तो वो उसको रप्चर ना होने दें, हम लोग को ऐसा ड्रग देना चाहते हैं जिससे वो स्टेबल रहे, रप्चर ही ना हो, मीडिएटर रिलीज ही ना हो। तो वो आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, उसमें आता है हमारा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, जो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या, वो इम्यूनिटी को सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। और जैसे हमने देखा कि एस्थमा किसी एलर्जन या कोई भी स्टिमुलस के अगेंस्ट हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है हमारे इम्यूनिटी का, तो हम लोग चाहेंगे कि इम्यूनिटी को हम लोग थोड़ा सप्रेस करें ताकि वो रिएक्शन थोड़ा कम हो, तो इसलिए हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। इसका फर्दर सब डिविजन है, सिस्टमिकली काम करने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन। फिर इनहेलेशन जैसे कि बेक्लोमिथासोन, ब्यूडोसिनाइड, ये सब हम लोग इनहेलेशन के थ्रू देते हैं, जो ही हमारा मेन हम लोग देते हैं। सिस्टमिक जनरली यूज नहीं किया जाता बिकॉज ये इम्यूनिटी को फर्दर सप्रेस कर देता है, उस इंसान को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के लिए प्रोन टू कर देता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में देखेंगे बिकॉज उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारा एंटी आईजीई एंटीबॉडीज़, जो मैंने बोला कि एलर्जी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन हेल्प आते हैं वो है आईजीई, हम लोग को पता है। तो जो उनको रिलीज ना होने दें वो हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि एस्थमा इज़ अ काइंड ऑफ एलर्जी। कोई भी एलर्जन के अगेंस्ट है ना, तो एलर्जी हुई तो जो आईजीई को रिलीज ना होने दें उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हैं उसके ड्रग में आता है ओमैलिजुमाब। ये भी हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रोंकोडाइलेटस, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट और मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स का एक्शंस क्या है, यूजेस क्या है, और सब कुछ पूरा हम लोग अच्छे से आज उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा पहला क्लास ऑफ ड्रग्स जो है वो है ब्रोंकोडाइलेटर्स। उसके अंदर 3 सब क्लासिफिकेशन है, जो कि मैंने बोला था, बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स यानी कि बीटा अगोनिस्ट, फिर मिथाइलजैंथिन और एंटीकोलिनर्जिक्स। तो सबसे पहले ब्रोंकोडाइलेटर पहले बता दिया था, ब्रोंकस को डायलेट, ठीक है। अब उसके अंदर जो बीटा सिम्पैथोम, ये तीनों का एक्शन यही है, ब्रोंकस को डायलेट करना। किस तरह से करते हैं ये हम लोग देखेंगे। पहला है बीटा सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, ये कैसे काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं। वैसे ये बताने के पहले बता दूं, मेरा एक वीडियो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स पे भी, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हैं ताकि आपको शायद ये बेटर अंडरस्टैंड हो। और उस पर एक शॉर्ट नोट भी आता है। नाउ गेटिंग बैक टू टॉपिक, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करते हैं। ये ड्रग दिया हमने जैसे कि सैल्ब्यूटामॉल, ठीक है, ये जाके एक्ट किया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का बारे में अगर आपको पता होगा तो उससे पता चलता है कि वो CAMP पाथवे के थ्रू काम आगे बढ़ाता है, अपना प्रोसेस पाथवे उसका वैसे है। तो ये क्या करते हैं, कैम्प का फॉर्मेशन यानी कि CAMP के फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं हमारे ब्रोंकियल मसल सेल्स में, ठीक है। और जो CAMP है उसका रोल क्या है ये बताती हूँ। पहला बात, वो रिलैक्स करता है हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को। दूसरा बात, वो मीडिएटर रिलीज मास्ट सेल से कम करता है। जैसे कि एलर्जी है तो उसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का रिलीज होगा, और वो कहाँ से होता है, मास्ट सेल से होता है। एलर्जी आईजीई आके मास्ट सेल से अटैच हुआ, फिर मीडिएटर्स का रिलीज हुआ, तो ये उससे मास्ट सेल से मीडिएटर्स के रिलीज को कम करता है, यानी कि इन शॉर्ट हमारे रिस्पॉन्सिवनेस को कम करता है टुवर्ड्स दैट एंटीजन, यानी कि हेल्प कंस्ट्रिक्शन कम करेगा, यानी कि डायलेट करने में हेल्प करेगा, जो कि हमारे काम आएगा। तो ये उसका दो एक्शन कि ये रिलैक्स करेगा ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स यानी कि डायलेट, और दूसरा बात ये मीडिएटर रिलीज को कम करेगा फ्रॉम मास्ट सेल्स। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये था। अब इसमें एक जो हमारा प्रोटोटाइप ड्रग है वो है सैल्ब्यूटामॉल। इसको कैसे लिया जाता है, थ्रू प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर। ये हमारा जो एक डिवाइस आता है थ्रू उसको, जो सबसे कॉमन जो डिवाइस है ना वही है जो हम लोग रेगुलरली मार्केट में अवेलेबल देखते हैं, वही होता है। तो उसके थ्रू इसको लिया जाता है सैल्ब्यूटामॉल को। इसके हम लोग एडवांटेजेस एक बार बताते हैं। 3 एडवांटेजेस हैं इसके। क्या है कि ये बहुत जल्दी, इट इज़ वेरी क्विक इन इट्स एक्शन। जैसे आप इसको इनहेल करते हो ड्रग को, इनहेलेशनल फॉर्म में ना, मीटर डोज इनहेलर, यानी कि आप इनहेल कर रहे हो इस ड्रग को, तो विद इन 4 to 5 मिनट्स इसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ब्रोंकस जो कंस्ट्रिक्ट हो गया था वो डायलेट होने लगेगा। दूसरा बात, एक जो बीटा 2 अगोनिस्ट है, तो बीटा अगोनिस्ट भी इन्हें हम लोग बोलते हैं। क्या होता है कि बीटा 1 के अगर ये अगोनिस्ट हो गए तो काफ़ी साइड इफेक्ट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि टैकीकार्डिया और रेस्टलेसनेस, या फिर और भी चीज़ें सीरियस के रिलेटेड उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं।
तो ये काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं, बीटा टू रिसेप्टर्स पे ही काम करते हैं, तो उसकी वजह से वो जो हमारे साइड इफेक्ट्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। और इट इज़ वेरी इजी टू टेक, ये भी इसका एक एडवांटेज है। और इसका जो ये हमारा मेन पॉइंट है कि अक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा में यूज़ होता है बट नॉट फॉर प्रोफाइलैक्सिस। क्यों? क्योंकि अक्यूट अटैक में क्यों? क्योंकि मैंने बोला 4-5 मिनट्स में इसका एक्शन शुरू हो जाता है, तो यानी कि तुरंत रिलीफ देगा उस पेशेंट को, तो अक्यूट अटैक में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रैशनली हो सकता है क्योंकि इसका एक्शन सिर्फ 24 आवर्स तक ही रहता है, ज़्यादा देर तक नहीं, तो फिर हम लोग राउंड द क्लॉक प्रोफाइलैक्सिस के लिए इसको नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेजेस इसके एडीआरस में क्या है? मसल ट्रेमर्स, पैल्पिटेशन, लोअरिंग ऑफ सीजर थ्रेशोल्ड, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, एडवर्स रिएक्शंस है, वो प्रिंसिपली वही बोलना चाहिए कि उसके एडीआरस है। तो ये था हमारा बीटा टू सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। दूसरा जो है हमारा वो है हमारा मिथाइलजैंथीन। ये सब इसके एक्शंस है। इसके एक्शन, मिथाइलजैंथीन का क्या, हमारा प्रोटोटाइप ड्रग है अमाइनोफाइलिन, और वो किससे बना होता है? थियोफाइलिन। थियोफाइलिन हमारे, जैसे मैंने बोला, टी और कैफीन में भी थोड़े थोड़े अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट टॉक्सिक अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में लिया जाए। तो पहला उसका जो एक्शन है वो है सीएनएस स्टिमुलेंट, जो कि हम लोग को थोड़े से चाय से भी समझ में आता है, बट हाँ वो जाके सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, एक वेलबींग का आपको फील कराता है, अलर्टनेस वाली एक्सपीरियंस होती है अगर बहुत लिथार्जिक और ड्राउजी हो तो सीएनएस स्टिमुलेंट, सीवियर स्टिमुलेंट, ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है, और ये मेनली वेसल्स को डायलेट करता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करता है। इसका एक एक्शन है डायलेशन, हम लोग को पता है डायलेट कर रहे हैं लोग ना सब चीज़ों को, तो ये डायलेट करके हेल्प करता है। बट इसी पॉइंट पे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रैशनल आता है जो मैंने लिखा नहीं था, यहाँ लिख रही हूँ कि इसको हम लोग माइग्रेन में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? माइग्रेन का कॉज क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है, क्रेनियल ब्लड वेसल्स, उनका काफ़ी डायलेटेशन हो गया होता है, तो उसकी वजह से ब्लड की पूलिंग होती है, उसकी वजह से हम लोग को पेन फील होता है ऑल द टाइम, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो ये जो कि हर जगह के ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, बट ये क्रेनियल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, और उस वजह से हम लोग को माइग्रेन में हेल्प करते हैं, क्योंकि माइग्रेन में डायलेटेशन हो रहा है, ये जाके उसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, फिर ब्लड के फ्लो को रेगुलर करवा देते हैं, उसकी वजह से ये हमें उसमें हेल्प होता है। तो माइग्रेन में इसका क्या प्रॉपर्टी यूज हो रहा है? वासो कॉन्स्ट्रिक्टर, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स रेगुलर एक्शन। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी आप बोल सकते हो, एक इम्पॉर्टेंट रैशनल है कि थियोफाइलिन इज यूज्ड इन माइग्रेन, व्हाई। ठीक है, तो ये हमने समझा। फिर इसका एक्शन है कि माइल्ड डायूरेटिक है, वो रहने देते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल, कैल्शियम रिलीज करवाता है एक्चुअली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो उसके वजह से जो हमारा मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। और ये स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन, एक इंपॉर्टेंट एक्शन मैं यहाँ पे बताना भूल गई, दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी आर यूजिंग दिस ड्रग, दिस बिकॉज इट इज रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स हमारे कहाँ पे? ब्रोंकस में हमारे स्मूथ मसल है, जाके उसको रिलैक्स करवा रहा है, उसको कंस्ट्रिक्ट नहीं होने दे रहा, उसको डायलेटेशन में हेल्प कर रहा है, जो कि हम लोग को चाहिए। फिर हमारा ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग यूज कर रहे हैं, डिक्रीजेस इन्फ्लेमेटरी रिलीज ऑफ मीडिएटर्स फ्रॉम मास्ट सेल्स। या आप कहीं से भी बोलिए, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज नहीं होने देता, जो कि जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करे, कंस्ट्रिक्शन करे, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो दोनों में आप देखिए एक्शन इज ऑलमोस्ट सेम, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन, डिक्रीजेस मीडिएटर रिलीज, डिक्रीजेस मीडिएटर रिलीज, बेसिकली तीनों में यही एक्शन है, बस मैकेनिज्म थोड़ा अलग अलग है। इसमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स पे काम करके थ्रू सीएमपी इसका एक्शन देगा, यहाँ भी इसका एक्शन सीएमपी के थ्रू है क्या, लेकिन ये सीएमपी के थ्रू काम कर रहा था, ये क्या करता है? सीएमपी के मेटाबॉलिज्म को कम करता है। कैसे? इनहिबिट करता है मेटाबॉलिज्म को। सीएमपी आगे अब डिग्रेड हो ये नहीं होने देना चाहता, क्योंकि सीएमपी तो जरूरी है, वही तो रिलैक्स करवाता है, तो ये चाहता है कि सीएमपी बना रहे, वो अपना काम करता है। कैसे? उसके मेटाबॉलिज्म में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, प्लीज इग्नोर माय हैंडराइटिंग, फॉस्फोडाइएस्टरेज, ये जाके इसको ब्लॉक कर देता है, इसको ब्लॉक करता है, तो उसके वजह से सीएमपी का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। फिर है दूसरा कि एडेनोसिन रिसेप्टर्स। एडेनोसिन रिसेप्टर्स क्या है? वो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं, और एडेनोसिन जो है वो हमारा
ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और ये सब में हेल्प करता है, तो ये जाके उस रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, तो उसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन होगा नहीं, तो डायलेटेशन होगा। तो ये है इसका दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पहला फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम को ब्लॉक करके ये सीएमपी के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहा है, और दूसरा ये एडेनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, डायलेटेशन होगा। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसलिए इसको जनरली यूज़ नहीं करते, क्योंकि थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो फिर इसके अलग ही एडवर्स रिएक्शंस हैं, वही ट्रेमर्स, पैल्पिटेशंस, वो सब बहुत ईजिली कॉज होता है। इसका बहुत नैरो है, तो इसको बहुत काफ़ी मॉनिटर करना पड़ता है इसके डोसेज को, ठीक है। ये था मिथाइलजैंथिन। फिर आता है हमारा एंटीकोलिनर्जिक्स। इसमें हमारा एग्जाम्पल है आइप्रोट्रोमियम ब्रोमाइड, जो क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग एक्टिंग होता है इसलिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। इसका एक्शन भी वही ब्रोंकोडाइलेटेशन, बट मैकेनिज्म क्या है, ये M3 रिसेप्टर्स होते हैं ब्रोंकस पे, उस पर वो जाके ब्लॉक करते हैं, ठीक है। कोलिनर्जिक्स का काम होता है कंस्ट्रिक्ट करना, एंटी यानी कि उसको ब्लॉक करके कंस्ट्रिक्ट नहीं होने देंगे, बल्कि डायलेटेशन में हेल्प करेंगे। और इनका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये तो एक हो गया, और दूसरा ये है कि ये बीटा-2 अगोनिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, उनको इन्हांस करते हैं, उनके एक्शन को हेल्प करते हैं। बीटा-2 अगोनिस्ट का जो है रिलैक्सेशन और डिक्रीज मीडिएटर रिलीज, ये अगर इनके प्रेजेंस में दिया जाएगा तो उनका एक्शन हमें और मिलेगा, इसलिए जनरली आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड और सल्बुटामॉल को कंबाइन करके दिया जाता है। ये नेबुलाइजर में दिया जाता है, ये प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर में, जैसे कि मैंने बोला। अभी हम लोग आगे देखेंगे ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। तो हमने देखा ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं, अब हम लोग देखेंगे हमारा सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग, वो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। मास्ट सेल में बार बार बता दी क्यों, क्योंकि IgE आके मास्ट सेल पर अटैच हो रहा है, उससे मेडिएटर्स रिलीज होते हैं। तो इसका एक्शन क्या है, वही है कि ये प्रिवेंट्स द डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स, ताकि उससे क्या हो, इनहिबिट, ताकि उससे मेडिएटर्स रिलीज ना हो, ठीक है। उसका डीग्रैनुलेशन होगा ही नहीं, वो स्टेबल रहेगा, तो मेडिएटर्स नहीं रिलीज होंगे, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जो कि हम लोग को चाहिए। और ये प्रोफाइलेक्टिक वैल्यू में इसका एक प्रोफाइलेक्टिक वैल्यू है, हम लोग प्रिवेंट कर सकते, मतलब वी कैन ट्राई टू प्रिवेंट एस्थमा से, और इसको सिर्फ इनहेलेशनल रूट से देते हैं। देखिए ब्रोंकोडायलेटर्स का ये कुछ हम लोग ओरल रूट से भी दे सकते हैं, जैसे कि सैल्ब्यूटामॉल, बट ये सिर्फ इनहेलेशनल रूट से ही दिया जाता है, और इसका एक एग्जांपल है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है। फिर हमारा ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, ये क्या है, जो ल्यूकोट्रिन इज व्हाट, इट इज अ मीडिएटर, तो वो क्या कॉज करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। उसके कॉज किए हुए ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट कर एंटागोनाइज करने के लिए हम लोग ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। वही वो उनका काम क्या, इनहिबिट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज्ड बाय ल्यूकोट्रिन्स ओनली, ठीक है। और ल्यूकोट्रिन्स क्या है, एक मीडिएटर है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। तो ये था हमारा 3 कैटेगरीज ऑफ ड्रग। पहला ब्रोंकोडायलेटर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर एक शॉर्ट नोट भी आता है, उसके तीनों पे अलग अलग शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। बीटा-2 अगोनिस्ट इन ब्रोंकियल अस्थमा, मिथाइलजैंथिन इन ब्रोंकियल अस्थमा, एंटीकोलिनर्जिक्स इन ब्रोंकियल अस्थमा, प्लस उसमें रैशनलीज है मिथाइलजैंथिन इन माइग्रेन, जो कि मैंने बताया, और भी एक दो। फिर उसके बाद ये जो इनके ऊपर अकेले शॉर्ट नोट में आता, बट जब अगर फार्माकोथेरेपी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा आए तो हाँ ये काम पे आते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा, जिसमें हमने 3 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स डिस्कस किए, ब्रोंकोडायलेटर्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स और ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और IgE एंटीबॉडीज वाले को डिस्कस करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद हम लोग एक स्टेप वाइज ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा भी डिस्कस करेंगे, जो कि इसको इस पार्ट और उस पार्ट दोनों को कंबाइन करके होगा, जो जानना ज़रूरी है, बिकॉज एक कंसेप्ट अगर आए फार्माकोथेरेपी ऑफ एस्थमा, ब्रोंकियल एस्थमा, तो उसमें हम लोग को वो ज़रूर मेंशन करना चाहिए, स्टेप वाइज मैनेजमेंट जो होता है ब्रोंकियल एस्थमा का। तो अगर आपको मेरा डिस्कशन या जिस वे में मैंने प्रेजेंट किया हो वो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो एंड यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मेरे काफ़ी और प्लेलिस्ट हैं फर्स्ट और सेकेंड MBBS की सब्जेक्ट्स के, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प ही करेंगे। और बस I come up with a new video every weekend. Till then, see you. Bye bye.